हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जो सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी या डीएसएसबी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 30 प्रश्नों में से यदि 25 प्रश्न स्कोर आपका आ रहा है, 25 प्लस प्रश्न आपका स्कोर मतलब आ रहा है, तो आपका चयन मजबूत कर सकता है। और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना आया था। और दोस्तों, ये जो है ना सीरीज टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई 4, डीएसएसबी अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जाम है जहां इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि यदि आप लोग वीडियो आए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इधर उधर घूमने फांगने से बढ़िया है कि एक ही जगह पर कंसंट्रेट होकर के अपने पढ़ाई को धार दीजिए। और वर्तमान समय में या जो पीछे की भी वीडियो हैं, सब यूपी टीजीटी, पीजीटी को टारगेट करके ही बनाई गई हैं। और आप अपने चयन को मजबूत करिए। और आज के जो भी प्रश्न हैं वो सभी परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, और जो वर्तमान में एआई आधारित प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर मैं प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ। जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में इसमें पेपर हुआ है, उन्हीं को आधार बना करके मैं प्रश्नों को तैयार की हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के यहाँ पहुँच सके और इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? क्या दिया है? किसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है वृद्धा पेंशन, ऑप्शन बी है बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन सी है विद्यालय शिक्षा वेतन, और ऑप्शन डी है लॉटरी से प्राप्त धन। तो देखिए, राष्ट्रीय आय में वही मतलब आय शामिल होता है जो आर्थिक प्रक्रियाओं में यूज किया गया हो, यानी उसका आर्थिक प्रक्रिया में कुछ भाग हो, तभी उसका राष्ट्रीय आय में उसका शामिल किया जाता है उसको। जैसे वृद्धा पेंशन है, ये आर्थिक इकोनॉमिक में इंक्लूड था जी नहीं। बेरोजगारी भत्ता ये भी नहीं। और जो लॉटरी से प्राप्त है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मतलब इंक्लूड नहीं था। लेकिन जो शिक्षक का वेतन है, तो यह सेवारत जो शिक्षक है वह आर्थिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, तब उसे वेतन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय में शामिल शिक्षक का वेतन किया जाएगा, जबकि ये वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, लॉटरी, स्कॉलरशिप ये अंतरण भुगतान के अंतर्गत आता है, हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है। तो इनकम में, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। वही जब पर्सनल इनकम रहता तो हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर राष्ट्रीय आय में केवल वही आय शामिल किया जाता है जो वर्तमान उत्पादन प्रक्रिया में कारक सेवाओं के बदले प्राप्त होता है। समझ में आया? शिक्षक का वेतन उत्पादन प्रक्रिया में दी गई सेवा का प्रतिफल है, जबकि पेंशन, अलाउंस, लॉटरी इनकम, ट्रांसफर इनकम का उदाहरण है। ओके, हमको आशा है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कास्ट यानी NDPFC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डोमेस्टिक एनिमल, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम। जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कास्ट है को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे डोमेस्टिक इनकम के नाम से जाना जाता है। कैसे, आइए जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, NDPFC को डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। डोमेस्टिक इनकम बराबर होता है NDP एट फैक्टर कास्ट। यह देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित शुद्ध आय, कारक आय को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, यदि GDP एट मार्केट प्राइस 800 करोड़ रुपया है, डिप्रेसिएशन 50 करोड़ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 70 करोड़ है, तो NDP फैक्टर कास्ट क्या होगा? देखिए क्या दिया है।
यदि जीडीपी एमपी दिया है, कितना दिया है, 800 दिया है, और डिप्रेसिएशन कितना दिया है, 50 करोड़ दिया है, और नेट डायरेक्ट टैक्स कितना दिया है, नेट डायरेक्ट टैक्स 70 करोड़ दिया है, तो एनडीपी फैक्टर कास्ट पूछ रहा है, तो कितना होगा, 680 करोड़ होगा या 750 करोड़ होगा या 730 करोड़ होगा या 820 करोड़ होगा। देखिए ये इसका 680 करोड़ होगा। आइए इसको हम क्लियर करते हैं कि कैसे होगा। मैं बताई हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस 800 करोड़, डिप्रेसिएशन 50 करोड़ और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 70 करोड़ है। तो एनडीपी एट फैक्टर कास्ट कितना होगा, तो आइए सूत्र में रख करके हम बताते हूँ। देखिए एनडीपीएफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस डिप्रेसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या होगा, 800 दिया था जीडीपी एमपी और डिप्रेसिएशन 50 दिया था और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 70 दिया था। तो इनको घटा देने पे 680 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। तो कितना हुआ, 680 करोड़। हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। एनडीपीएफसी बराबर होता है जीडीपी एमपी माइनस डिप्रेसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इस सूत्र में रख देंगे और सबका मान दिया है तो आंसर निकल आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, यदि राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि मूल्यवर्धन की गणना करके डबल काउंटिंग से बचती है। क्या दिया है, राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि मूल्यवर्धन की गणना करके डबल काउंटिंग से बचती है। इनकम मेथड, ऑप्शन बी है एक्सपेंडिचर मेथड, या ऑप्शन सी है प्रोडक्ट मेथड, या ऑप्शन डी है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है। प्रश्न को एक बार और देखिए। राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि मूल्यवर्धन की गणना करके डबल काउंटिंग से बचती है। तो वो है वैल्यू एडेड मेथड। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। देखिए वैल्यू एडेड मेथड में प्रत्येक उत्पादन चरण पर जोड़ा जाता है। जैसे वैल्यू एडेड मेथड में प्रत्येक उत्पादन चरण पर जोड़ा गया अतिरिक्त मूल्य निकाला जाता है। इससे किसी वस्तु का मूल्य दोबारा नहीं जुड़ता। इसी कारण डबल काउंटिंग की समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 5वां है, मार्केट प्राइस तथा फैक्टर कास्ट के बीच का अंतर क्या होता है। यानी जो मार्केट प्राइस है और फैक्टर कास्ट के बीच का अंतर क्या होता है। नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डिप्रेसिएशन, NFIA। क्या होगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट के बीच का अंतर। क्या होगा, तो वो क्या होगा, नेट डायरेक्ट टैक्स होगा। कैसे, आइए बताती हूँ। मार्केट प्राइस बराबर देखिए क्या होता है, फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे तो पक्षांतर करके इनडायरेक्ट टैक्स बराबर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, देखिए मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कास्ट प्लस नेट डायरेक्ट टैक्स, और नेट डायरेक्ट टैक्स बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से जो सब्सिडी होता है उसको घटा देते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त होता है। तो मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कास्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जब मार्केट प्राइस में से फैक्टर कास्ट को घटाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त होगा। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट का जो अंतर होता है नेट डायरेक्ट टैक्स होता है, और नेट डायरेक्ट टैक्स बराबर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। प्रश्न नंबर 6 है, दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यदि इधर उधर दौड़ेंगे तो आप लोगों का समय वेस्ट होगा। और पेपर होने वाला है, पेपर का जो हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक, मतलब 10 तारीख से पहले आ सकता है टीजीटी और पीजीटी दोनों का। और जुलाई के अंत में संभावना बन रही है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग इधर उधर अपना समय गंवा न करिए,
आप अपने मुख्य लक्ष्य पे फोकस करिए। और जो मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ आप लोग ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने से देने की कोशिश करिए। उसके बाद जो मैं बता रही हूँ उसके बाद मिलान करिए। ओके, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP सकल घरेलू उत्पाद GDP से भिन्न क्यों है? क्योंकि GNP में शामिल होता है। क्या होता है शामिल? दिया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP सकल घरेलू उत्पाद GDP से भिन्न है क्योंकि GNP में क्या शामिल होता है? डिप्रेसिएशन या नेट फैक्टर इनकम एंड एब्रॉड या नेट इनडायरेक्ट टैक्स या ट्रांसफर पेमेंट। तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP सकल घरेलू उत्पाद से भिन्न है क्योंकि GNP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी NFIA विदेशों से शुद्ध कारक आय शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो GDP घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है, जबकि GNP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय भी शामिल होता है। तो GNP बराबर GDP प्लस NFIA। प्रश्न नंबर 7 है, रियल GDP की गणना किसके आधार पर की जाती है? करंट ईयर, बेस ईयर, इंटरनेशनल प्राइस, मार्केट प्राइस। जो रियल GDP की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो वह बेस ईयर प्राइस पे की जाती है। किस पे? बेस ईयर प्राइस पे। ये बताइए कि वर्तमान समय में बेस ईयर क्या है? GDP की गणना के लिए बेस ईयर क्या है? रियल GDP उत्पादन के वास्तविक परिवर्तन को दर्शाती है। इसमें मूल्यवर्धन का प्रभाव हटा दिया जाता है, इसलिए रियल GDP की गणना बेस ईयर पे की जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि नॉमिनल GDP 12 करोड़ है, रियल GDP 1000 करोड़ है, तो GDP डिफ्लेटर कितना होगा? 100, 110, 120 और 130। बताइए, नॉमिनल GDP 1200 करोड़ है और रियल GDP 1000 करोड़ है, तो GDP डिफ्लेटर क्या होगा? क्या GDP डिफ्लेटर का आप लोगों को सूत्र याद है? सूत्र याद होगा तो प्रश्न तुरंत हल हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर 120 होगा। आइए मैं बताती हूँ कि कैसे होगा। GDP डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP गुणे 100। तो नॉमिनल GDP कितना दिया था? 1200 और रियल GDP 1000 और गुणे 100। तो जब इसको कटाएंगे 1200 को 1000 से और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 120 आएगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान मूल्य स्तर आधार वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। तो इसको कटाएंगे तो इतना आएगा 120। प्रश्न नंबर 9 है, ग्रीन GDP प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है? एनवायरमेंटल डैमेज कास्ट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट। ग्रीन GDP प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है? तो देखिए ग्रीन GDP को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण क्षति की लागत यानी एनवायरमेंट डैमेज कास्ट को घटाया जाता है। आइए इसको क्लियर करते हैं। ग्रीन GDP आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण क्षति को ध्यान में रखा जाता है। ग्रीन GDP बराबर होता है GDP माइनस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट। यह सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेहतर संकेतक माना जाता है इसे। प्रश्न नंबर 10 है, डबल काउंटिंग कब होती है? फाइनल गुड्स आर काउंटेड वंस या इंटरमीडिएट गुड्स आर काउंटेड रिपीटली या डिप्रेसिएशन इज डिड्यूकेट या NFIA इज एडेड। डबल काउंटिंग कब जोड़ा जाता है? तो जब इंटरमीडिएट गुड्स आर काउंटेड रिपीटेडली यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को बार बार जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। जब मध्यवर्ती वस्तुओं को बार बार जोड़ा जाता है तो डबल काउंटिंग होती है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों को का मूल्य जोड़ दिया जाए तो एक ही उत्पाद का मूल्य कई बार गिना जाता है, इसे डबल काउंटिंग कहा जाता है। जैसे गेहूं, आटा, ब्रेड, यदि तीनों का कुल मूल्य जोड़ दिया जाएगा तो राष्ट्रीय आय वास्तविक से अधिक दिखेगी। समझ में आया?
प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय तकनीकी रूप से किसके बराबर होती है, बताइए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, एनएनपी और एनडीपी एट मार्केट प्राइस, बताइए। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम तकनीकी के रूप में किसके बराबर होता है। यदि आप लोगों का नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो क्लियर होगा तो इन सब का प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेकर चले जाएंगे। तो देखिए, नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे तो गणना की नहीं जाती है, तो 2 तो कट गया, अब बचा ये भी कट गया, तो अपने आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को मतलब राष्ट्रीय आय की तकनीकी रूप से बराबर होते हैं एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। मार्केट प्राइस पे राष्ट्रीय आय मतलब नहीं होगा, राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय को एनएनपी एट फैक्टर कास्ट माना जाता है। नेशनल इनकम बराबर एनएनपी एट फैक्टर कास्ट होता है यदि देश के निवासियों द्वारा अर्जित शुद्ध कारक आय को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 12 है, यदि एनएनपी एट मार्केट प्राइस 1200 करोड़ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 है तो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट कितना होगा। 1050, 1150 करोड़ या 1350 करोड़ या 950 करोड़। कितना होगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस 1200 रुपये दिया है, 1200 करोड़ रुपये और नेट इनडायरेक्ट 150 करोड़ दिया है, तो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट कितना होगा। 1050, 1150, 1150 या 1350 या 950। तो देखिए मैं अभी बताई हूँ, एनएनपी फैक्टर कास्ट बराबर होता है एनएनपी मार्केट प्राइस यानी 1200 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 150, तो कितना होगा 1050 होगा। आंसर ए होगा। यहाँ पे देखिए सूत्र है एनएनपी एफसी बराबर एनएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट डायरेक्ट टैक्स होगा इनडायरेक्ट टैक्स, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा 1050 करोड़। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल इनकम में शामिल होता है लेकिन नेशनल इनकम में नहीं। अंतरण भुगतान जिसे ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है, वेज, रेंट और इंटरेस्ट कौन सा नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल होता है। तो देखिए जो रेंट है, इंटरेस्ट है, वेज है, ये तो नेशनल इनकम में शामिल होता है लेकिन अंतरण भुगतान नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंतरण भुगतान क्या होता है, मतलब जो बिना आर्थिक गतिविधि के प्राप्त भुगतान को अंतरण भुगतान करते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप और सब हुए, ये सब अंतरण भुगतान के अंतर्गत आएगा, नॉन एक्टिविटी से प्राप्त होता है। और जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है ये भी है, तो जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, इसे पर्सनल इनकम में शामिल किया जाता है लेकिन वर्तमान उत्पादन के बदले प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 14 है, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय यानी डीपीआई क्या दर्शाती है। इनकम अवेलेबल फॉर कंजप्शन एंड सेविंग, उपभोग एवं बचत हेतु उपलब्ध आय, नेशनल इनकम, जीडीपी, फैक्टर कास्ट। प्रयोज्य आय क्या दर्शाती है, तो यह उपभोग एवं बचत हेतु उपलब्ध आय यानी इनकम अवेलेबल फॉर कंजप्शन एंड सेविंग, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रयोज्य व्यक्तिगत आय को डिस्पोजल पर्सनल इनकम भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीआई कहा जाता है। जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वह आय है जो कर चुकाने के बाद व्यक्ति के पास बचती है। क्या होता है डिस्पोजल पर्सनल इनकम, मतलब इसके हिंदी में क्या कहते हैं, प्रयोज्य व्यक्ति आय। यह कब प्राप्त होता है, जब पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स को घटा दिया जाता है तो डिस्पोजल पर्सनल इनकम बढ़ता है, जिसे
मतलब आम भाषा में खर्च योग्य आय कहा जाता है। ठीक, यह यदि आय उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध होता है, जो यही है डिस्पोजेबल इनकम है, यही उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध होता है। पर्सनल इनकम में टैक्स इंक्लूड होता है। जब पर्सनल इनकम से टैक्स घटा दिया जाता है तो डीपीआई प्राप्त होता है, यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15, यदि जीडीपी एट मार्केट प्राइस 2000 करोड़ है, डिप्रेसिएशन 200 करोड़ है, एनएफआईए 100 करोड़ है, तो नेट डायरेक्ट टैक्स 150 है, तो नेशनल इनकम क्या होगा? क्या क्या दिया है? जीडीपी मार्केट प्राइस 2000 करोड़ है और डिप्रेसिएशन 200 करोड़ है, एनएफआईए 100 करोड़ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 करोड़ है। तो नेशनल इनकम का मतलब हुआ एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका आंसर कितना आएगा? 1750 करोड़, 1850 करोड़, 1650 करोड़, 1950 करोड़। तो देखिए मैं बताती हूँ। पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनडीपी मार्केट प्राइस में बदलेंगे, मतलब हम एक ही में बता देती हूँ। तो होगा, रुकिए, एनडीपी एनएनपी एट फैक्टर कास्ट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 2000 में से डिप्रेसिएशन को घटाएंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे 200 माइनस 150 और 100 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2000 में 200 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1800 आएगा। और इसमें एनएफआईओ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। जब 1900 में 150 को जोड़ेंगे, घटाएंगे इसको, तो कितना प्राप्त होगा? 1750। यही उत्तर होगा। आइए इसे विस्तृत से समझाती हूँ। देखिए, जीडीपी एमपी बराबर 2000 दिया है। स्टेप 1 में पहले देखेंगे कि जीडीपी एमपी 2000 दिया है। स्टेप 2 में इसे एनडीपी एमपी में बदलेंगे। तो एनडीपी एमपी में बदलने के लिए इसमें 200 को घटाएंगे और फिर स्टेप एनडीपी एमपी में बदलने के लिए इसमें 100 जोड़ेंगे जो एनएफआईए था। और एनएनपी एमपी को एनएनपी एफसी में बदलने के लिए 1900 को में से 150 को घटाएंगे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स था। यानी पहले क्या करेंगे? जीडीपी एमपी को एनडीपी एमपी में बदलेंगे। तो जीडीपी एमपी को एनडीपी एमपी में बदलने के लिए इसमें से क्या घटाना था? 200 क्या दिया है? डिप्रेसिएशन। जब डिप्रेसिएशन घटाएंगे तो 1800 आ जाएगा। पुनः जब एनडीपी एमपी को एनएनपी एमपी में बदलने के लिए इसमें एनडीपी एमपी में एनएफआईओ को जोड़ेंगे तो एनएनपी एमपी आ जाएगा। फिर एनएनपी एमपी को एनएनपी एफसी में बदलने के लिए इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे तो कितना आया? 1750। प्रश्न नंबर 16 है, 4 क्षत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन कब प्राप्त होता है? एस प्लस टी प्लस एम बराबर आई प्लस जी प्लस एक्स। बचत, कर, आयात बराबर निवेश, सरकारी व्यय प्लस निर्यात। ऑप्शन बी है एस बराबर आई, ऑप्शन सी है सी बराबर आई और टी बराबर जी। तो देखिए, 4 क्षत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन कब प्राप्त होती है? जब बचत प्लस कर प्लस आय बराबर निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात। ये क्या है? रिसाव है। ये क्या है? इंजेक्शन। तो जब रिसाव इंजेक्शन के बराबर हो जाता है तो वो दोनों संतुलन की स्थिति में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रिसाव क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है, मैं अगले वीडियो में इन सबको क्लियर की हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। फोर सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज जो होता है एस टी
और M होता है इंजेक्शन, IGX होता है। और अर्थव्यवस्था संतुलन तब प्राप्त होती है जब कुल लीकेज और कुल इंजेक्शन के बराबर होती है। और ओपन इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है। देखिए, लीकेज से जो अर्थव्यवस्था है उसमें कमजोरी आती है और इंजेक्शन से बूस्टिंग मिलती है। और लीकेज में क्या क्या होते हैं? बचत से लीकेज होता है, कर, आयात, ये सब लीकेज का उदाहरण है। निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात, ये सब इंजेक्शन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 27, यदि उपभोग 1800 करोड़ है और आय 1000 करोड़ है तो एपीसी कितना होगा? 0.6, 0.8, 1.2 या 0.28? दो। तो देखिए, जब आय एपीसी सी बटा में वाई होता है, एपीसी का सूत्र, तो सी कितना दिया है? 800 और ये कितना दिया है? 1000। तो जब 800 में 1000 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.8 आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। इसे सूत्र में रखेंगे, एपीसी बराबर सी बटा में वाई होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर कंजप्शन बटा में इनकम। देखिए, यहाँ पे वही सूत्र दिया है, एपीसी बराबर कंजप्शन बटा में इनकम बराबर 800 बटा में 1000 इतना, अर्थात आय का 80% भाग उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, यदि आय 500 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ हो जाती है और उपभोग 400 करोड़ से बढ़कर 540 करोड़ हो जाता है तो एमपीसी कितना होगा? देखिए, इसका उत्तर तो ये होगा। आइए इसको हम मतलब सिस्टमेटिक तरीका से बताते हैं। क्या पूछा है? एमपीसी। तो एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई होता है। तो जो आय है इसका डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? 200, मतलब दोनों का अंतर। और डेल्टा सी कितना हो जाएगा? 140। ठीक, यहाँ से पता चल गया। वहाँ पर आइए, देखिए डेल्टा सी कितना हो जाएगा? 140 और डेल्टा वाई कितना होगा? 200। तो जब एमपीसी बराबर होगा तो 140 बटा में 200 बराबर 0.7 आएगा। इसका अर्थ है कि अतिरिक्त आय के प्रत्येक एक में से 0.7% उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 है, यदि कंजप्शन फंक्शन सी बराबर 150 माइनस 0.7 वाई हो तो सेविंग फंक्शन क्या होगा? तो सेविंग फंक्शन ये होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बताएं कैसे होता है। आइए मैं बताती हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि y बराबर सी प्लस आई होता है, तो s बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो y माइनस सी हो जाएगा और c का मान जो दिया है यहीं पे रखेंगे तो ये आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि एमपीसी बराबर 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.8, 0.2, 1 या 1.2? तो देखिए, एमपीसी बराबर इतना है तो एमपीसी और एमपीएस का योग 1 होता है। तो एमपीसी दे दिया है तो एमपीएस पूछ रहा है, तो 1 में से 0.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे ये सवाल लगाया गया है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा, मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगी। प्रश्न नंबर 21 है, एमपीसी बराबर 0.6 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मान क्या होगा? 0, 2.5 या 3 या 4? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? यदि एमपीसी बराबर 0.6 है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए मैं क्लियर करती हूँ कैसे होगा। देखिए, मल्टीप्लायर का सूत्र होता है एमपीसी के संबंध में 1 बटा में 1 माइनस एमपीसी, और इसी सूत्र में इसका मान रखने पर 0.5 आएगा। यानी निवेश में वृद्धि एक वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है।
प्रश्न नंबर 22 है, यदि MPC 0.25 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? 2, 3, 4, 5। तो मल्टीप्लायर 4 होगा। कैसे होगा आइए मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मल्टीप्लायर का वैकल्पिक सूत्र होता है के बराबर 1 - MPS, और इसी सूत्र में लगाने पर इसका मान 1 में MPS का मान यहाँ पे रख देंगे 0.25, तो इसका सूत्र इतना आ जाएगा आंसर। यदि स्वायत्त निवेश 50 करोड़ बढ़ता है और मल्टीप्लायर 4 गुणा है तो राष्ट्रीय आय कितना वृद्धि होगा? 100 करोड़, 500, 150 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़। यदि स्वायत्त निवेश 50 करोड़ है और मल्टीप्लायर 4 है तो राष्ट्रीय आय कितना वृद्धि होगी? तो के गुणे सी होता है, y बराबर। तो इसी सूत्र में यानी के बराबर सूत्र होता है सीधा सीधा सी बटा में y, तो इसी को पक्षांतर करके ये लगाई हूँ। तो 500 में 4 का गुणा 50 में 4 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। आइए इसको विधिवत समझा देते हैं। देखिए के बराबर डेल्टा आई बटा में डेल्टा वाई होता है, तो जो जिसका मान जहाँ पे है उसका मान हम लोग रख देंगे, तो 4 गुणे इतना आ गया। इस प्रकार निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 200 करोड़ की वृद्धि की जाएगी। यदि आप लोगों को डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं इसका डिटेलिंग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसको जब लगाने लगूंगी तो एक आध घंटे का टाइम लग जाएगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। इन्फ्लेशनरी गैप कब उत्पन्न होती है? नियोजित व्यय पूर्ण रोजगार उत्पादन से अधिक होता, या प्लान्ड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर इज लेस देन आउटपुट, या सेविंग एक्सिड इन्वेस्टमेंट, या इम्पोर्ट एक्सिड एक्सपोर्ट। तो देखिए जब इन्फ्लेशनरी गैप ऑप्शन ए नियोजित व्यय पूर्ण रोजगार उत्पादन से अधिक होता है तब उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंच चुका है, यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंच चुकी है तो और फिर कुल मांग उत्पादन से अधिक हो तब इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न होती है। इससे कीमत भी बढ़ती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। प्रश्न नंबर 25 है, किन्स के अनुसार पैराडॉक्स ऑफ थीब्स का क्या अर्थ है? इंडिविजुअल सेविंग इज अलाउ हार्मफुल, मोर सेविंग बाय ऑल my reduced national income, saving and investment are unrelated, consumption should be zero। किन्स के अनुसार पैराडॉक्स ऑफ थीब्स का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन बी, मोर सेविंग ऑल माई रिड्यूस्ड नेशनल इनकम, मतलब ज़्यादा बचत नेशनल इनकम को कम करता है। व्यक्तिगत स्तर पर बचत अच्छी बात है, लेकिन यदि पूरी अर्थव्यवस्था एक साथ अधिक बचत करने लगे तो कंजप्शन घटेगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगी, प्रोडक्शन घटेगा, नेशनल इनकम घटेगी, और पैराडॉक्स ऑफ थीब्स कहलाता है यही। प्रश्न नंबर 26 है, इन डिफ्लेशनरी गैप कब उत्पन्न होती है? तो जब कुल मांग पूर्ण रोजगार उत्पन्न से कम हो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, किन सिद्धांत में आय का संतुलन स्तर किन बिंदुओं पर निर्धारित होता है? तो एग्रीगेट डिमांड बटा में एग्रीगेट सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे इसका व्याख्या है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 28 है, यदि कंजम्पशन फंक्शन इतना है और इन्वेस्टमेंट इतना है तो संतुलन आय कितना होगा? कितना होगा? तो संतुलन आय 1500 होगा। इसको यहाँ पे इसकी व्याख्या दिया गया है, आप समझ लीजिए। y बराबर सी प्लस आई होता है और जिसका जहाँ मान है वहाँ पे रख देने पर 1500 आ जाएगा। दो क्षत्रीय अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन क्या होता है? तो उसका फंक्शन होता है एडी बराबर सी प्लस आई। ऑप्शन ए सही होगा। देख लीजिए इसका व्याख्या है। आज का अंतिम प्रश्न, किन्स के अनुसार अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब उत्पन्न होती है? तो जब कुल मांग की कमी होती है तब। यहाँ पे इसका व्याख्या है। दोस्तों बताइएगा सेशन कैसा लगा।
सेशन बड़ा हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई। और बताइए आपका 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा। यदि 25+ है तो आपका चयन मजबूत है। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगला वीडियो, अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, पार्ट 7, ताकि मैं अगला सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय